प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछले 2 वीडियो में हमने लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और उसके पैरेलल क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया। आपके द्वारा यह भी रिक्वेस्ट की गई कि सर इंग्लिश मीडियम में भी आप एक्सप्लेन कीजिए। आप थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि जो प्रश्न बैंक है वो हिंदी मीडियम में ही छपी हुई है और मैं इसके पैरेलल इंग्लिश वर्ड्स बोलता रहता हूं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर लास्ट वीडियो में मैं अपनी ओर से मेन क्वेश्चंस आपको दूंगा, उन पे आप मेहनत कर लेना तो आपका पेपर थोड़ा सा जो है वो बन जाएगा। ठीक है, आज हम लोग यूनिट 3 और यूनिट 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दे करके अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ इसके पैरेलल और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले यूनिट नंबर 3, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, मतलब मूवेबल चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। तो वैसे तो इसका आंसर है कि जब मूवेबल चार्ज जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, दोनों रहते हैं। ध्यान देना, जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, विद्युत क्षेत्र, मतलब ए वाला ऑप्शंस। और जब चार्ज मोशन करता है तो सी वाला ऑप्शंस, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको उस विद्युत को यानी उस इलेक्ट्रिक को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत कहते हैं। और इस विद्युत को जिसमें चार्ज मोशन करता है हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, मतलब विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा चुंबक में जब चार्ज मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, इसको इस ब्रांच को अपन कहते हैं धारा विद्युत। ठीक है, तो अगला अगर अपन देखें तो ये इनका क्वेश्चन है, धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक्चुअल में जो करंट कैरिंग कॉइल है, अगर अपन उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो जो अपन करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात अगर करें तो ध्यान रखना, जब भी किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो किया जाता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। जैसे मैं अगर एक कॉइल की बात करूं तो इसमें ये मान लीजिए कोई एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें अगर करंट को क्लॉकवाइज फ्लो किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लंबवत इनवर्ट द प्लेन क्रिएट होगा, और अगर करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर परपेंडिकुलर, दोनों ही कंडीशन में परपेंडिकुलर क्रिएट होता है। तो यहाँ जो ऑप्शंस रहेगा वो कुंडली के तल के लंबवत, दैट मीन्स जो कॉइल है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं अपन। आपको इसमें एक समान, जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूवेबल चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स काम करता है उसको बताया हुआ है। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात ये है, आप इसमें लॉरेंज फोर्स पढ़ा है आप लोगों ने, वो होता है F = QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। और अगर अपन जानते हैं A क्रॉस B = AB साइन थीटा होता है तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Q × V क्रॉस B। तो यहाँ ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगा है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। एक प्रकार से मुझे लगता है कि ये गलत चीज़ है क्योंकि Q का मल्टीपल केवल V में हो रहा है, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए था, ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ होना चाहिए था और Q का मल्टीपल होना चाहिए था। ये लॉरेंज फोर्स है। आप याद रखें, मूवेबल चार्ज पार्टिकल पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स काम करता है वो लॉरेंज फोर्स होता है। ठीक है, इसका अपन थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर मैं और आपको आगे बताऊंगा। ध्यान रहे, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, V 0 रहेगा तो फिर यहाँ फोर्स 0 रहेगा।
अगर B जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं लगा हुआ है, तो भी फोर्स जीरो रहेगा। और अगर Q इज इक्वल टू जीरो, जैसे न्यूट्रॉन है, तो भी फोर्स जीरो रहेगा। केवल चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही ये फोर्स काम करेगा, है ना, चाहे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो। अगर चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल है तो फिर पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन है तो फिर फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखें अपन कि धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है। दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर के साथ अगर अपन हाई रेजिस्टेंस की कॉइल को सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में जोड़ने पर वोल्ट मीटर बनता है। ध्यान रखना है इस बात को, यहाँ आंसर आएगा। गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर बनता है, और गैल्वेनोमीटर के साथ अगर पैरेलल लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तो अमीटर बनता है। ये भी याद रखना। ठीक है। अमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर से जो है हम दो पॉइंट्स के बीच या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, मतलब विभवांतर को मेजर करते हैं। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे आप लोग। ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। दैट मीन्स यहाँ पर करंट कैरिंग सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात को बताया गया है। सो कीप इन माइंड, एक्चुअल में जो सोलेनाइड होता है, परिनालिका होती है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द परिनालिका रहता है, अंदर रहता है, वो एक समान रहता है ना। वैसे और एक बात याद रखना, म्यू ज़ीरो एन आई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये परिनालिका के सेंटर पर रहता है। यहाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है, म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। ये एंड पे रहता है, सोलेनाइड के एंड पर, और सेंटर में इसका आधा हो जाता है। दैट मीन्स सेंटर पर अगर एंड पर, सेंटर पर नहीं, एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है सोलेनाइड के अंदर, करंट कैरिंग सोलेनाइड के अंदर, वो आधा रहता है। ये बार मैग्नेट और सोलेनाइड मैग्नेट में डिफरेंस है कि बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म होता है वो पोल पे ज़्यादा होता है और सेंटर पे कम होता है, जबकि सोलेनाइड में जो मैग्नेटिज्म होता है वो सेंटर पे ज़्यादा होता है और एंड पे आधा रहता है, कम रहता है। ये बात का अपने को थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इनका, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। हाँ भैया, ये बात ध्यान रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चार्ज पार्टिकल जा रहा है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो इसके ऊपर फोर्स काम नहीं करेगा। ये जो मैंने लॉरेंज फोर्स लिखा है, इसी से ये क्वेश्चंस बनेगा। ये जो मैंने लिखा है लॉरेंज फोर्स, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स फोर्स काम नहीं करेगा। फोर्स काम नहीं करेगा तो चार्ज पार्टिकल डेविएट नहीं होगा, और जब चार्ज पार्टिकल डेविएट नहीं होगा तो उसका जो पाथ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। और याद रखें, अगर थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से 90 का एंगल बनाते हुए भेजा जा रहा है तो सर्कुलर पाथ बनेगा। ठीक है। और अगर जीरो का एंगल बनाते हुए उसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भेजा जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर थीटा एंगल बनाते हुए भेजा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में कोई थीटा एंगल बन रहा है तो हेलिक्स पाथ बनेगा। ये ऐसा थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे आप लोग। ठीक है। अब मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं इन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे पहला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण अधिकतम होता है जबकि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के यहाँ रहेगा समांतर, दैट मीन्स पैरेलल। ठीक है। ध्यान रखें आप लोग भी, मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला ये है NIAB sin थीटा। ये तब मैक्सिमम होता है जबकि इसका जो प्लेन है, तल है, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहे, तब मैक्सिमम रहता है। और अगर 90 पर हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, तो टॉर्क जीरो हो जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। सिमिलरली एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आइडियल अमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। ध्यान रखें आप लोग।
अमीटर जो कि करंट को मेजर करता है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक आइडियल का 0 माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी होता है। याद रखना, अमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल जोड़ा जाता है, ताकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक इसी प्रकार से शंट को हमेशा क्रम में जोड़ा जाता है। जो शंट होता है ये एक लो रेजिस्टेंस का वायर होता है, और इसको हमेशा कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल जोड़ा जाता है। इसको भी याद रखेंगे थोड़ा सा आप, पैरेलल हिंदी में बोलते हैं समांतर में जोड़ा है, समांतर क्रम में, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा इसको। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, भैया ऊपर बता चुका हूं मैं, इसको अपन कहते हैं लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया हुआ, देख लो आप, ये यहाँ पर बताया हुआ ये है ना, ये लॉरेंज बल है, जिसका फार्मूला ये है, साइंटिस्ट का नाम लॉरेंज है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। ठीक, मैं जल्दी जल्दी एक वाक्य में बता देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक पूछा है इन्होंने, है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक आप लोग यहाँ मैं लिख देता हूँ। क्या हो रहा है सर, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो ऐसा ही मात्रक है वो है टेस्ला, ठीक है, एक टेस्ला भी है, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है, और एक न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर भी है। ठीक है, मैं आपको अगर चाहो तो लिख के दे सकता हूँ। एक होता है टेस्ला, एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, जो भी आपको, वैसे टेस्ला लिखना आप लोग आंसर में। ठीक, अगला है, इसमें दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तब उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। ध्यान रखना, अगर एक ही डायरेक्शन में दो पैरेलल कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण, प्रति उन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, और अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ आ जाएगा अट्रैक्टिव, दैट मीन आकर्षक बल होगा, ध्यान रखें। ठीक है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखिए। तो धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है केंद्र पर, उसका फार्मूला है μ0 Ni/2r, या फिर B = μ0/4 पाई 2πNi/r। ये r रेडियस है कॉइल की, n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ पर, नंबर ऑफ टर्न्स है ये सॉरी, और I करंट है, μ0 मैग्नेटिक परमिबिलिटी है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू रहती है 10⁻⁻7। ठीक, 99 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले धारामापी में मुख्य धारा 10% प्रवाहित करना हो तो शंट का प्रयोग। शंट के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे गए हैं, लेकिन अभी नए सिलेबस में शंट इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। शंट के रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है, ये शंट का रेजिस्टेंस SG/N-1, ये शंट का रेजिस्टेंस है। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमको 99 दिया हुआ है, और 10% धारा मतलब कुल धारा का 10% भेज रहे हैं, -1 = 99/9, दैट मीन्स 11 ओम आंसर होगा इसका। ठीक, धारावाही विद्युत पॉस के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो आप लोगों ने, वैसे मैंने ऊपर लिखा था चुंबकीय आघूर्ण का NIA, और अगर एक ही नंबर ऑफ टर्न, एक ही लूप है, तो फिर ये हो जाएगा आपका N × A। ठीक है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? ये एक प्रकार का विश्लेषणात्मक कह सकते हैं प्रोसेस है, एक विश्लेषणात्मक है, जिसमें हम किसी चार्ज पार्टिकल के द्रव्यमान और उसके मास के रेशो की स्टडी करते हैं। पहले तो किसी पूरे सब्सटेंस में से मेटल को अलग किया जाता है, एलिमेंट को अलग किया जाता है, फिर उसको आयोनाइज्ड करके
चार्ज और मास का रेशो इसके अंतर्गत देखा जाता है। ठीक, धारामापी की कुंडली के बीच में नर्म लोहे का क्रोड, सॉफ्ट आयरन का क्रोड क्यों रखते हैं? ताकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, रेडियली मतलब त्रिज्यी, और हमेशा कुंडली का तल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के समांतर बना रहे, इस कारण हम नरम लोहे की क्रोड उसके अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, बाकी 2 नंबर के प्रश्न आप लोग पढ़िएगा, जिसमें दिक्कत आए तो फिर मैं आगे और बताऊंगा। अदरवाइज़ मैं लास्ट टाइम एक क्वेश्चंस पेपर इसमें डालूंगा, उसको आप देखिएगा, उसी पे आप मेहनत कीजिएगा तो बहुत कुछ बन जाएगा आपका। तो मैं अभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व न करते हुए यूनिट नंबर 4 पर पहुंच रहा हूं। यूनिट नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए। यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट है। तो थोड़ा सा अपन इसके ऑब्जेक्टिव को देखें। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। भैया फैराडे का दूसरा नियम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं ये, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, E = -d∅/dt, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। और φ होता है NBA, तो नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड कर रहा है। ये टाइम है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और ये चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स पे भी डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे इस पे भी डिपेंड है, इस पे भी डिपेंड है, फेरों की संख्या, चक्रों की संख्या इस पे भी डिपेंड है, इस पे डिपेंड नहीं है। तो आंसर होगा कुंडली का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पर वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ का नियम संबंधित है। भैया ध्यान रखें, लेंज लॉ का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, इस पर डिपेंडेड है ये। चार्ज संरक्षण सिद्धांत का पालन फैराडे के फर्स्ट लॉ में होता है। ठीक है, संवेग 11th में पढ़ा है। द्रव्यमान संरक्षण ज़्यादातर केमिस्ट्री में इसका उल्लेख होता है। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में आप लोगों को, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है धारामापी को रुद्धोल बनाने में, चाल मापी ये स्पीडोमीटर है, माइलोमीटर जिसमें अपन देखते हैं, विद्युत ब्रेक बनाने में, तीनों में ही होता है। विद्युत मोटर में भी होता है, एक जो आजकल इलेक्ट्रिक फर्नेस विद्युत भट्टी बन गई उसमें भी होता है, और इन तीनों में भी होता है। तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी में। भंवर धाराएं जो होती हैं वो जब किसी कंडक्टर में प्रवृत्त हो तो उसकी गति को भी प्रभावित करती हैं, उसकी गति को भी कम करने का प्रयास करती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेरित धारा की दिशा मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती, किससे पता लगाया जाता है प्रेरित धारा का? तो एक तो लेंज का नियम भी है इसमें, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी है, सॉरी राइट हैंड रूल, क्योंकि आपने कहा ना राइट हैंड की थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार से फैलाओ, इसमें ये मोशन ऑफ कंडक्टर को डिनोटेट करे, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोटेट करे, तो इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट चलता है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ आंसर रहेगा ए और बी दोनों, यहाँ जो आंसर आएगा वो ए और बी दोनों आएगा, क्योंकि लेंज के नियम से भी प्रेरित धारा की दिशा निकालते हैं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम यानी राइट हैंड रूल से भी निकालते हैं। तो यहाँ दोनों आएगा इसमें आंसर। ठीक, समतल कुंडली में फेरों की संख्या तो उसका प्रेरकत्व अनुकोण, भैया समतल कुंडली का फार्मूला होता है L = μ0 n² πr/2। दैट मीन्स समतल कुंडली किन किन पर डिपेंड करेगी, तो यहाँ आंसर जो आ जाएगा वो आपका n² आ जाएगा, है ना, n² आ जाएगा आंसर, ये ध्यान रखना। क्लियर, n² पर वैसे दोनों, चाहे सोलेनाइड के कारण पूछा जाए, सोलेनाइड के कारण भी यही होता है, μ0 n² a/L। किन किन पर डिपेंड कर रहा है सोलेनाइड का स्वप्रेरकत्व? L = तो देखो एरिया ऑफ सोलेनाइड, लेंथ ऑफ सोलेनाइड, नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ μ0 ये एयर वायु की परमिएबिलिटी है। अगर मीडियम रहेगा तो यहाँ कभी कभी μr
म्यू जीरो भी लिख दिया जाता है, या इस पूरे के स्थान पे म्यू लिख दिया जाता है। म्यू इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, ये अपने को याद रखना है। किन किन पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, डायमीटर और इस पे, इस फार्मूले से आप सभी के लिए आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में। ये फैराडे का दूसरा नियम है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, जिसको अपन ने लिखा है ना, E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, माइनस साइन लगा देते हैं धारा की दिशा के कारण। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, दर भी आएगी अब, तो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ आंसर आ सकता है। ठीक है, भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोड कैसे बनाते हैं? एडी करंट को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोड को हम लेमिनेटेड पटलित बनाते हैं, पटलित। ठीक, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, ठीक है, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान, भैया फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू होता है एल डी आई अपॉन डी टी। ये है धारा परिवर्तन की दर, है ना, चेंज इन करेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर इसको 1 कर दें तो E इज इक्वल टू माइनस एल हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा स्वप्रेरकत्व, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस को एल से डिनोटेट करते हैं, तो एल से लिख देते हैं स्वप्रेरकत्व। ठीक, भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का के रूप में अव्यय इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें हीट एनर्जी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में खर्च होती है। मतलब देखा हुआ ट्रांसफार्मर वगैरह ये गर्म हो जाते हैं, तो उसका जो मेन रीजन है वो एडी करंट जब भी किसी कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, तो हीट एनर्जी में अव्यय होता है, ये अपने को याद रखना है। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व भैया बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ध्यान रखना, इंक्रीज हो जाता है। और अगर अपन क्रोड हटा लें तो डिक्रीज हो जाता है, ध्यान रखना। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से पूछ लिया, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पूछना चाहिए था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, मतलब इस बात को ही बताना है, इस बात को। E is directly proportional to d phi by dt. चुंबकीय फ्लक्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड EMF, ये अपने को बोलना है। ठीक, स्वयं प्रेरक तो मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा ही मात्रक, तो यहाँ लिख देना हेनरी, हेनरी होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है, वेबर। एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या को दुगना कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व कितने गुना हो जाएगा? भैया एन स्क्वायर टाइम्स कर दो, दुगने का एन स्क्वायर टाइम करो, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरकत्व, है ना। स्वप्रेरक जो प्रेरकत्व होता है, इंडक्टर को इलेक्ट्रिक इनर्शिया कहा जाता है। इंडक्टर मतलब एल, स्वप्रेरकत्व ही कहलाता है। दो प्रेरक कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 व L2 हैं। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा? भैया सीरीज में जोड़े, रेजिस्टेंस वाले कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है ये। सीरीज में जोड़ने पर होता है L = L1 + L2 और पैरेलल जोड़ने पर होता है 1/L = 1/L1 + 1/L2। जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है वो ही इंडक्टेंस के भी कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखेंगे, देख लेंगे आप। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? भैया देखो, जब किसी परिपथ में धारा की करंट को इंक्रीज करते हैं तो जो प्रेरित धारा होती है वो इसके विपरीत फ्लो होती है, और जब हम ऑफ करते हैं मतलब कम करते हैं करंट को तो मुख्य धारा की दिशा में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये ध्यान रखना, समझ रहे बात को कि जब किसी सर्किट में करंट को बढ़ाते हैं तो इंड्यूस करंट
अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, और जब ऑफ करते हैं तो उसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। इस बात का थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे आप लोग, ठीक। इसके बाद ये फेराडे के नियम 2 नंबर में भंवर धाराएं क्या हैं ये सब आप देखेंगे, ठीक है। और बाकी न्यूमेरिकल में ये न्यूमेरिकल है, इसमें इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसका फार्मूला होता है म्यू 0 N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A/L। इससे सॉल्व करिएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ N1 N2 प्राइमरी द्वितीय कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये एरिया है और ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बाकी मैं प्रश्न में बताऊंगा आपको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक। इसी यूनिट का दूसरा चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा में भी हम लोगों को जो है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखना है। तो हम चल रहे हैं, थोड़ा आप इसको भी देख लें। पहले यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कर रख दिए गए हैं, हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर होता है। एलसी परिपथ में 180 का फेज डिफरेंस रहता है वोल्टेज और करंट के बीच में। ध्यान रखना, अगर प्योर कैपेसिटर है या इंडक्टर है तो इनके इसमें वोल्टेज और करंट के बीच में 90 का फेज डिफरेंस रहेगा, और अगर एलसी सर्किट है तो 180 का फेज डिफरेंस रहेगा। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान मतलब पिक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर मान में क्या संबंध होता है किसी अल्टरनेटिंग करंट, तो ये फार्मूला आप लोगों का पढ़ा हुआ है। IRMS इज इक्वल टू होता है I0/√2 या फिर 0.707 I0। ये शिखर मान है, पिक वैल्यू है, ये वर्चुअल मान है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो इनमें के बीच में ये संबंध होता है, लिख लेना आप, ठीक। ऊंचाई मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय सेकेंडरी कुंडली की फेरों की संख्या में प्राइमरी में कम रहती है, सेकेंडरी में ज़्यादा रहती है। यहाँ कम रहेगी, है ना। प्राइमरी में जो स्टेप अप है उसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहते हैं। और जो स्टेप डाउन है अपचाई, उसमें उल्टा हो जाता है, उसमें प्राइमरी में ज़्यादा रहते हैं, सेकेंडरी में कम रहते हैं। याद रखेंगे आप। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण प्रभाव पर आधारित होता है, मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो किस इफेक्ट पर मेजर होता है। तो यहाँ ध्यान रखना भैया, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है प्रत्यावर्ती धारा, ना तो ये केमिकल इफेक्ट शो करती है, ना ही ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है, ये हीटिंग इफेक्ट शो करती है। तो हीटिंग इफेक्ट पर ये फॉलो होता है, आप कह सकते हो ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर प्रत्यावर्ती धारा को जो है वो नापा जाता है। एक शुद्ध धारतीय परिपथ में धारा आगे बल से कला विद्युत, ये सही नहीं लिखा है, याद रखना। जो कैपेसिटिव सर्किट है, संधारित्र, कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट है वो लीडिंग करता है ना, धारा आगे चलती है और वोल्टेज पीछे चलता है। कितना फेज डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में? 90 डिग्री का। ऐसे ही जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्रेरकत्व सर्किट, उसमें करंट पीछे चलता है, वोल्टेज आगे चलता है, लेकिन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का ही रहता है। ये याद रखेंगे आप लोग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लो। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर का काम डीसी को ब्लॉक करने का है, डीसी को ब्लॉक कर लेता है, एसी को जाने देता है, ठीक है। जो इंडक्टर होता है वो एसी को उलझाता है और डीसी को जाने देता है। अच्छा, अगला है ट्रांसफार्मर क्लोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्लोड को एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की जो क्लोड होती हैं वो पटलित इसलिए बनाई जाती हैं ताकि भंवर धाराओं के मान को जो है वो कम किया जा सके। तो पटलित बनाने का काम जो है वो एडी करंट को कम करने के लिए इसको पटलित बनाते हैं। ताम्रहानि को कम करने के लिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती हैं वो मोटे तारों की बनाई जाती हैं। सेथिल यानी हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम एक नरम लोहे का क्रोड ट्रांसफार्मर के अंदर रख देते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज को कम करने के लिए हम प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही सेकेंडरी कॉइल को लपेट देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो भंवर धारा होगा, है ना।
यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो ये काम होता है एसी जनरेटर का। जनरेटर का काम होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो डीसी मोटर होती है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में परिवर्तित करती है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर देता है, और जो चॉक कॉइल होती है इसका काम जो है वो एसी करंट को कंट्रोल करने का है, और इसमें वॉटलेस करंट जो है वो फ्लो होता है। ठीक है। भारत में घरों में कौन जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, आवृत्ति कितनी है? भारत में भैया 50 हर्ट्ज से है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज से है। ये अपने को दिमाग में रखना है ना, 50 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से एसी फ्लो हो रही है इसमें। अगला है, एक वाक्य में आंसर आपको देना है। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान भैया 0 होता है। एसी का एक पूर्ण चक्र, चाहे वो करंट हो चाहे वोल्टेज हो, उसकी एवरेज वैल्यू एक चक्र में 0 रहती है। बट जो हाफ साइकिल में करंट फ्लो होता है एसी में उसकी वैल्यू ये रहती है 2I/0। वोल्टेज हो तो 2V0/पाई, आधे चक्र में, एक चक्र में 0 रहती है। प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक भैया, प्रतिघात 3 वर्ड्स आप सुनेंगे, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। प्रतिरोध तब कहते हैं जब केवल R जुड़ा हो। प्रतिघात प्रतिरोध को ही कहा जाता है, मतलब रेजिस्टेंस को ही कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस तब बोला जाता है जब किसी सर्किट में या तो इंडक्टर जुड़ा हो या कैपेसिटर जुड़ा हो, दोनों अलग अलग, कोई एक ही जुड़ा हो, दोनों नहीं, तो रेजिस्टेंस को, सर्किट के रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस कहते हैं। है ये रेजिस्टेंस ही, तो इसका जो यूनिट होगा वो ओम ही होगा। और जब 2 या 2 से अधिक सर्किट एक साथ जुड़ते हैं तब रेजिस्टेंस को प्रतिबाधा, दैट मीन्स इंपीडेंस कहते हैं, जिसको जेड से डिनोटेट करते हैं। ठीक। फिर यह है कि वाट-इन धारा क्या है? तो मैंने कहा ना कि जब किसी परिपथ में जो पावर लॉस होता है, शक्ति क्षय, अगर वो 0 होता है तो उसमें बहने वाली धारा वाट-इन धारा कहलाती है। किस दशा में वाट-इन धारा उत्पन्न होती है, दोनों को कंबाइन करके बता रहा हूं। अगर किसी विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, अगर प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर, मतलब शुद्ध धारिता वाला संधारित्र या शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा है, तो ये फार्मूला पढ़ा है पावर का आपने, VRMS IRMS cos फाई। तो उनमें जो फेज डिफरेंस होता है कैपेसिटर और इंडक्टर में वो 90 डिग्री का होता है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पावर डिसिपिएशन 0 हो जाता है। तो उस परिपथ में बहने वाला जो करंट होता है वो वाट-इन करंट कहलाता है, वाट-इन धारा कहलाता है। तो आप केवल बता सकते हो शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र में प्रवाहित धारा वाट-इन धारा कहलाती है। ठीक है। बाकी आप जानते हो प्रेरकत्व प्रतिघात मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये है इसका आंसर C ω/L होता है। धारितीय प्रतिघात का ये है D, इसको अपन ऐसा लिखते हैं 1/ωc। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और ओमेगा की वैल्यू 1/2π न्यू होती है, तो ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक। RL सर्किट का रिएक्टेंस ये वाला रहेगा, RL ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला। ठीक है। मैं ज़रा इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये गलत है, RL का वो वाला रहेगा। ठीक है। और RC सर्किट का ये वाला रहेगा, रिएक्टेंस Z की वैल्यू है, इम्पीडेंस की वैल्यू है ये, और LCR परिपथ के लिए ये वाला रहेगा। ये अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है। बाकी इन 2 नंबर के क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चंस पर मैं आपसे बाद में डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए आप केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देखें, और फिर मैं आपको जो डिटेल क्वेश्चंस बताऊंगा वो एक दिन ऑनलाइन, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को आप लोगों की एक ऑनलाइन क्लास ले लूं, ताकि जो भी आपका डाउट हो वो भी पूरा हो जाए और बड़े बड़े क्वेश्चंस पे डिस्कशन भी हो जाए। ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।